हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा थर्ड लेक्चर ऑफ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा यहाँ पे मिसिंग है ये चीज मैं मेंशन कर देती हूँ, दैट इज लेक्चर नंबर थर्ड। क्लियर? और आज जो हम कवर करने वाले हैं चीजें वो क्या है बेटा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि 2 क्लास हो चुकी है तो मैं एक बार गो थ्रू होना चाहूंगी बेटा आप लोगों के डाउट से, ताकि हम लोग का इंटरेक्शन बना रहे। तो मैंने वैसे काफी डाउट्स से मैं गो थ्रू हो गई थी, तो मेरे पास कुछ कॉमन डाउट्स आए हैं, उन्हें आज मैं लूंगी क्योंकि वो चीजें कवर भी नहीं हुए हैं। ठीक है? कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 ही होती है। रेस्ट यस, कुछ एलिमेंट्स वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, लेकिन अगर पूछा जाए 3D सीरीज में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए हम उसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। रेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो बनते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी बनते हैं। क्लियर? दैट इज द रीजन। और कुछ बच्चों का डाउट आया था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या लिखा है, भगवान जाने। उमर फारूक जी, बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑल अबाउट, आपने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी इज ऑल अबाउट हीट। एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को या गैसियस एटम या सॉलिड एटम को आप गैसियस एटम में कन्वर्ट करो, तो बेटा सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जाना होता है तो हीट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑल अबाउट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड और 1 मोल मॉलिक्यूल इनटू इट्स गैसियस एटम। इसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी में इतना गलती, एनसीईआरटी में कहाँ गलती है उमर फारूक जी? वेरी नाइस, काफी बच्चों ने अपने मार्क्स भेजे। वेरी गुड आराधना, वेरी गुड प्रवीण पांडे, वेरी गुड पवन। हाँ, अवधेश कुमार मैम, आपने मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सीरीज 3D सीरीज में +2 बताया है, जो कि स्कैंडियम को छोड़कर बाकी अभी शो करते हैं, बट मोस्ट कॉमन +3 भी तो हो सकता है, क्योंकि Zn के अलावा बाकी सब ने +3 शो किया है। उसका आंसर मैंने अभी दे दिया बेटा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यस, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, काफी बच्चों ने काफी सही रिस्पॉन्ड किया है। अलीशा मैम, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे इफेक्ट डालता है और साइज कैसे बराबर हो जाता है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा आज मैं इस बात का आंसर कर रही हूँ, लेकिन बेटा इसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो मैंने ये रीजन बताया था बेटा, हमारे पास 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है एंड 5D सीरीज होती है। ओके, अब यहाँ पर जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर आता है स्कैंडियम, यहाँ पे आता है एट्रियम और यहाँ पे आता है लैंथेनम। फिर उसके बाद यहाँ आता है जिरकोनियम, यहाँ आता है टाइटेनियम और यहाँ पर आता है हॉफनियम। क्लियर? तो हमारे पास ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा, ये ग्रुप 3 होता है। और यहीं पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, और वी कैन से इट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। और ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है बेटा कि एस पी डी एंड एफ में जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एस और पी सबशेल जो होती हैं वो तो फिर भी शो करती है स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन डी एंड एफ का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। क्लियर? नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था बेटा, कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, उसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, उसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। और न्यूक्लियस पे अगर चार्ज बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा।
तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन होल सोल साइज ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, और फॉर फ्रॉम फोर्थ ग्रुप 4D और 5D सीरीज का साइज सेम हो गया, क्योंकि बेटा शेल नंबर इंक्रीज हुआ था, शेल नंबर इंक्रीज हुआ था तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि सब शेल नंबर बढ़ा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, उसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से साइज डिक्रीजेस। क्लियर? तो डिक्रीज इन साइज with increase in atomic number, simply lanthanide contraction। डिटेल में जाना हो बेटा एक बार फिर से स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला लेक्चर देख लेना पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा शुभ्रमदीप सिकंदर, मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका हैंडराइटिंग एंड नोट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड अंडरस्टैंड रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या तब भी कॉपी में मुझे लिखना चाहिए क्या? आपको सजेशन क्या होगा मैम, कुछ तो बोलिए। आमी सिर्फ एमआर सर एंड तरुण सर के नोट्स बनाता हूँ क्योंकि उनकी हैंड, बाकी बच्चे ने नहीं लिखा। शुभ्रदीप सिकदर, अगर आपने इतने इनोसेंट माइंड से मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर दूंगी बच्चे। आपकी सारी बात ठीक है, मेरे नोट्स चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मैं आपको भले हैंड रिटन नोट्स क्यों ना दे दूं, लेकिन बेटा राइट नाउ वी आर हैविंग टाइम, हमारे पास टाइम है, अभी हमें दिन में बस 3 ही तो लेक्चर लेने होते हैं। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, आपके पास भी टाइम नहीं होता, मैं फ्रैंकली बोलती कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बट राइट नाउ आप सिर्फ लेक्चर को फॉलो करो। बट बेटा अभी मेरा मानना है कि हमारा सिलेबस ओके चल रहा है, फिजिकल ऑर्गेनिक हमने बहुत अच्छे से किया है, जब जरूरत पड़ी तो हो सकता है मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं, बट अभी मैं ये चाहूंगी बेटा कि जैसे जैसे मैं लिखवाती जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1.5 आवर का क्लास दे रही हूँ, क्योंकि एक दिन में सैचुरेशन ना आ जाए, चीजें कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए और आपको साथ साथ याद भी हो जाए, तो बेटा उसके लिए बेस्ट यही है कि आप नोट्स अभी प्रिपेयर करो। क्लियर शुभ्रमदीप? आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लव यू टू बच्चों। रितिका गुप्ता, मैम 4D एंड 5D सीरीज में क्या सिर्फ 4th to 6th ग्रुप तक के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस सेम होती है? हाँ जी बेटा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट वहीं तक ऑब्जर्व होता है। क्लियर? उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं होता। नाइस नाइस नाइस, काफी बच्चों ने एक्सेलेंट आया। आपने जो कलर वाला टेबल समझाया था वो और एक बार फिर समझा दीजिए। त्रिथांकर दीक्षित, बेटा डाउट्स ऐसे सेंड मत करो, मेरे को कैसे पता कलर वाला टेबल, बेटा मैं एक क्लास थोड़ी ना लेती हूँ बेटा, और भी क्लासेस होती है। आप अपना डाउट एग्जैक्ट लिखो, और जो भी लिखेगा ना एक बार फिर समझा दो, मैं बोलूंगी एक बार फिर रिकॉर्डिंग देख लो बेटा, एक दोबारा समझाना नहीं। आप अटक कहाँ रहे हो, आपका डाउट कहाँ है, मैं वो क्लियर करूंगी ना। Awesome lecture. Thank you, thank you, thank you. Is there ठीक है ठीक है। हम्म, चलो। वन रॉन्ग मैम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में म्योडी कर कौन एलिमेंट्स होगा? बेटा अर्घदीप ससमल, बेटा आपका डाउट नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन आती है उसका एक ट्रिक्स है, ओ वाला एक बार बोलिए प्लीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में म्यूडी, बेटा आपका डाउट नहीं समझ आ रहा मुझे, वापस सेंड कर देना बेटा। चलो प्रेजेंट को संभाल लो, सेकेंड टाइम ये एडवाइस, चलो 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 चलो। नो डाउट नो डाउट नो डाउट। मैम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बहुत कंफ्यूजन है, एक बार फिर से समझा दीजिए। अलीशा बेटा मैंने समझा दिया, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। शगुफ्ता शकील, मैम आप जो एनसीईआरटी के डायग्राम लाते हैं वो भी नोट्स में ड्रॉ करूं? मैम एक और चीज प्लीज बताइए कि इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए क्या अभी? प्लीज मैम बताइए, सर ने बोला था कि हमसे रेडी करवा लिए, ऐसा है तो आप बताओ, हम अभी से करेंगे तो लास्ट में लोड नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, जिस दिन मैं चैप्टर खत्म करूँ उसके अगले दिन आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आर्यन गोरई, थैंक यू बेटा। सिली मिस्टेक सुधारनी है, ठीक है बेटा। डॉक्टर श्रद्धा एम्स दिल्ली,
बेटा आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्रैश कोर्स नहीं है बेटा, ये डिटेल में ही चल रहा है। चलो बेटा, हाँ एक और डाउट आया। यस यस, कहाँ गया? चलो बाकी बच्चों का थैंक यू मैम। ओनली वन रॉन्ग, दैट अनोमलस बिहेवियर, गलत हो गया, कोई बात नहीं। प्लीज इससे बड़ा लेक्चर मत डालना, आप भी एमआर सर की तरह सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं आते हो। थैंक यू मैम, वेरी गुड हो आप बेस्ट। बेटा देखो, ऐसा नहीं है बेटा कोई भी टीचर सिलेबस कराने के लिए आता हो, बट हाँ कभी कभी आप लोग का सैचुरेशन आ जाता है, कभी कभी टीचर का सैचुरेशन आ जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता बेटा। हर टीचर को आपसे ज्यादा चिंता होती है आपके सिलेबस की। आई थिंक ऑल डाउट्स आर क्लियर, ठीक है। यस, ये मेजर डाउट्स मेरे पास थे, मैंने रिपीट कर दिए बेटा। चलो आज की कार्यवाही शुरू की जाए, आज की क्लास शुरू की जाए। रेस्ट सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सारे चीज़ों को अटेम्प्ट किया है। कभी टाइम रहा बेटा हमारे पास एक्स्ट्रा, हम लोग सिलेबस से आगे चले, श्योरली आई विल अनाउंस द नेम्स ऑल्सो, बिकॉज ये छोटा छोटा एप्रिसिएशन हमें बहुत बड़ा करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, एज आप लोग बहुत समझदार हो। मेरी क्लास को पढ़ने से पहले लास्ट क्लास को रिवाइज जरूर करके आना बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्लास स्किप कभी मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। और सेल्फिश हो जाओ, जब तक अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़े सेल्फिश हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो, अपनी मेहनत के बारे में सोचो, अपने एग्जाम्स के बारे में सोचो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अभी तक हम कवर कर चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना याद करना दोनों सीखा। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूं, ठीक है। उसके बाद हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर की काफी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, लाइक एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया, आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिस्कस किया, हीट ऑफ एटमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को हमने वहां पे डिस्कस किया। कलर प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स। एक बच्चे ने कॉम्प्लेक्सेस में भी डाउट पूछा मुझसे कि मैम कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट समझ नहीं आया। बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अगर आपको अभी नहीं पता है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, वो हर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है जहां पर हमारे पास जो लीगेंड होते हैं ग्रुप ऑफ एटम, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वो हम पढ़ेंगे, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी चिंता ना करो अगर कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आई। कलर के बारे में हमने पढ़ा कि जिस भी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ट्रांजिशन करेगा और कंपाउंड कलर शो करेगा, बट कुछ एक्सेप्शन भी थे, और एक्सेप्शन के रीजन मैं आपको सीएफटी में पढ़ाऊंगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर करते हुए लास्ट हमने यही सब डिस्कस किया था, और कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे, राइट, जिसमें से 10 क्वेश्चन में से काफी बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है, क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 9, क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 8, उससे कम मार्क्स वाले बच्चे नहीं थे, तो इस बात की मुझे खुशी है। मैं हर बार यही बोलूंगी बेटा कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, चाहे हमारा एग्जाम टफ हो चाहे हमारा एग्जाम इजी हो, इम्प्रूवमेंट जरूरी है। फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस में कि कभी तो हम आसमान में हो कभी हम जमीन पे आ गए। ये हर एग्जाम हर टेस्ट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, कभी भी बस टेस्ट स्किप मत करो। अगर आपने टेस्ट स्किप नहीं किया ना बेटा, तो आप आधा तो यूं ही जीत गए, ये ध्यान रखना। टेस्ट चाहे जितना आता है उतना दो, ये मानकर चलो कि मेरा जितना आता है ना वो मुझसे गलत नहीं होगा, इतना काफी है। 4 चैप्टर आ रहे हो, आपको सिर्फ एक चैप्टर याद है, कोई बात नहीं, टेस्ट दो। ईमानदारी से क्लास तो अटेंड की थी ना, अगर ईमानदारी से क्लास अटेंड की थी तो कुछ तो भेजे में होगा और वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लासेस अटेंड करना,
सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस अटेंड करना, क्योंकि ये क्लासेस आप मोबाइल में लेते हो। मोबाइल सिर्फ आपके लिए नहीं बेटा, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। हम कितना टाइम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हैं, ये सच है, ये बेटा ट्रुथ है। तो बेस्ट यही होगा बेटा कि आप एग्जाम बस पास जा रहा है, जितना आप अपने आप को डेडिकेट कर सकते हो उतना आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। कुछ बच्चे इस बात को लेकर स्पैम कर रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन शुरू होना चाहिए। बेटा एक बात बोलूं, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए, बट ये देखो ना कि तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे। हालांकि ये मेरा कमेंट इस पे बात करने का नहीं है, बट एज अ मतलब अपने छोटे भाई बहन समझ के तुम एक चीज बोल रही हूँ कि रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है। आर यू इन 11th क्लास, आर यू इन 12th क्लास? नहीं ना बच्चे, हम बच्चे तो नहीं है कि हमें नहीं पता रिवीजन कैसे होता है। आपके पास नोट्स हैं, आपको कुछ चीज समझना है तो आपके पास लेक्चर्स हैं, तो व्हाई रिवीजन इज रिक्वायर्ड? आप सोचो आप कैसे बैलेंस करोगे ऑलरेडी 3 क्लासेस। पता है क्या होता है, जब लेक्चर अपलोड होने लग जाता है ना रिवीजन का भी, तो पता है बच्चे के माइंड में वो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो तो सब कुछ फॉलो करता है, तो उसको क्या लगता है यार कुछ तो ऐसा उधर हो रहा होगा जो मैं स्किप कर दूंगा। आपके पास सब कुछ है यार, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वापस वो लेक्चर ओपन करके देख लो, इट्स ऑल्सो रिविजन। क्लियर? तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स, फिर भी जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा सजेशन अगर मैं इसमें दूं तो मैं नहीं मानती कि अभी आपको किसी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्जेक्ट में। आप खुद कर सकते हो, आप ड्रॉपर बैच में हो, आप 12th में होते 11th का रिवीजन मांगते, समझ आता है, लेकिन आपने अभी तो सब कुछ पढ़ा, इसी साल सब कुछ पढ़ा, तो व्हाई रिवीजन इज रिक्वायर्ड? ठीक है, तो आज काफी टाइम मैंने आपसे बात करने में लगा दिया, अब हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम बच्चों, ठीक है। हमने ये सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, वापस मैं एनसीईआरटी का पेज लेकर आ गई हूँ। क्या क्या प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं? एटॉमिक नंबर, यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यस। आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस। मेटालिक एटॉमिक रेडियस, यस। लेकिन दीज पॉइंट्स आर पेंडिंग। डेंसिटी भी दे रखा है, ठीक है, तो डेंसिटी भी लर्न कर लेना बेटा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी कि मैम हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है। समझ में क्या नहीं आ रहा है? हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हमारे पास एसआरपी को रिलेट कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये कैसे किया जाता है? तो पॉइंट नंबर 1 बेटा, ये चीज इनऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहां पर? ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर आपको याद हो तो आपने एक सीरीज पढ़ी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद होगी बेटा? बिल्कुल याद होगी। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पास एलिमेंट्स थे, लेके 12 सरदार का नाम अली महान जानकर फेंके सीडी कोई नीचे सुनो प्रभात है क्यों आगे आए। ये एलिमेंट्स थे हमारे पास, जिन्हें हम अरेंज करते हैं एसआरपी की बेसिस पर। अब ये मत पूछना मैम एसआरपी क्या होता है, लेकिन काफी बच्चों ने डाउट पूछा है कि मैम ये समझ नहीं आता कि एसआरपी कैसे डिपेंड करती है इन 3 फैक्टर्स पे। 3 फैक्टर्स के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: हाइड्रेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक बेसिक सी बात मैं तुम लोगों के साथ करने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि अब आप लोगों ने पूछी है तो इंपॉर्टेंट तो है, तो पहले मैं आपको वो की पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस करूंगी। तो जल्दी से बताओ मुझे एक बात बेटा, एसआरपी से आप क्या समझते हो? एसआरपी से आप क्या समझते हो? ये मुझे इस टॉपिक को 5 मिनट में कवर करना था, लेकिन अब मैं इसको डिटेल में जाऊंगी क्योंकि बच्चों ने डाउट पूछा है। क्योंकि एक बच्चे ने कहा मैम एनसीईआरटी में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अब समझ लो बेटा। एसआरपी का फुल फॉर्म होता था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते थे बेटा, कैथोड एनोड। कैथोड क्या होती थी? जहां पे रिडक्शन होता था। तो एसआरपी का फुल फॉर्म होता था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसओपी क्या होता था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, रिडक्शन से आप क्या समझते हो? रिडक्शन से आप क्या समझते हो? आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा हुआ है। रिडक्शन से आप समझते हो दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा?
कोई भी मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो वो पॉजिटिव चार्ज में जाएगा। अब आप लोगों को ये फैक्टर में ये डाउट आ रहा है कि कैसे एसआरपी 3 चीजों पे डिपेंड करती है। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, हम किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? हमारे पास ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी एलिमेंटल स्टेट क्या होती है बेटा? दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंटल स्टेट क्या होती है बेटा? जिस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं इनकी एलिमेंटल स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। मानते हो नहीं मानते हो बेटा? मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल। अब अगर इनकी एलिमेंटल स्टेट सॉलिड होती है तो आपके पास कोई भी मेटल है, क्लियर, कोई भी मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में, आपको इसे इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप ध्यान से बताना बेटा, क्या आप सीधे सॉलिड स्टेट वाले मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या करना पड़ेगा? पहले इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक मेटल को जो सॉलिड स्टेट में है अगर उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि यहां पर कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? यस बेटा, यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कौन सी बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। नेक्स्ट बेटा, मेटल गैसियस स्टेट में आ गया, मेटल गैसियस स्टेट में आ गया, अब इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालोगे। और एक गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब मेटल कहाँ जाता था? सॉल्वेंट में जाता था। सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी हो सकता है, H+OH- आयन, तो वहां पर उसका क्या होता था? हाइड्रेशन होता था। जितना छोटा साइज का आयन होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर अट्रैक्ट होंगे, उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो बेटा ये फैक्टर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ेंगे, वहां पर भी चीजों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट किया गया है। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन 3 फैक्टर्स पे कुछ इस तरीके से डिपेंड करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने वो जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, वो एसआरपी का जो ऑर्डर आया है ना, वो इन 3 फैक्टर्स को फॉलो करते हुए आया है। क्योंकि भाई रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उस केस में मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं पे रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते थे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसा हम देख पा रहे हैं, हमें यह समझ आ रहा है कि सब्लिमेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो एंडोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और हाइड्रेशन एनर्जी कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या हो गया बेटा? हमारे लिए फेवरेबल हो गया कि सब्लिमेशन एनर्जी जितनी कम हो, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो, उतना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी होगा, उतना अच्छा ऑक्सीडेशन होगा।
अब समझ आ रहा है, अब रिलेट कर पा रहे हो कि इन तीनों टर्म्स पे कैसे डिपेंड करता है एसआरपी और एसओपी। क्योंकि बेटा ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि कैसे जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी होता है उतना अच्छा ऑक्सीडेशन होता है, उतना अच्छा ऑक्सीडेशन होता है उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बस उसको हम रिलेट ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव एसआरपी शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव एसआरपी शो करते हैं। जितना अच्छा नेगेटिव एसआरपी शो करेगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, तो कॉपर 3D सीरीज में पॉजिटिव एसआरपी शो करता है, रेस्ट ऊपर वाले सारे नेगेटिव एसआरपी शो करते हैं। ठीक है, वो सीरीज भी मैं लिखवा दूंगी। उससे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखवाना चाहती हूँ बेटा, उन्हें ध्यान से समझना। क्या की पॉइंट्स है बेटा? ये जो एसआरपी है हमें दो चीजें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। क्लियर? दैट इज एसआरपी हमें दो चीजें कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। हम यहां से ऑक्सीडाइजिंग पावर भी देख सकते हैं और रिड्यूसिंग पावर भी देख सकते हैं। अब हमारे पास जो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आपने पढ़ी हुई है वो क्या सीरीज है, एक बार जल्दी से मैं लिख देती हूँ बेटा। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान जानकर फेंके सीडी कोई नीचे सुनो प्रभात है क्यों आगे आए। क्लियर? तो अब देखो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर और ये बाद वाले जितने भी होते हैं ये पॉजिटिव एसआरपी शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? पॉजिटिव एसआरपी। यानी कि इन तीन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी, इन तीन एलिमेंट्स की सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। वहीं पर ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव एसआरपी शो करते हैं, दैट मींस उनकी सब्लिमेशन एनर्जी कम रही होगी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम रही होगी, लेकिन उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ऊपर और भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, गोल्ड और आगे आई गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये पॉजिटिव एसआरपी शो करते हैं। तो ये वही हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट एसआरपी डिपेंड्स अपॉन sublimation energy। अब पॉइंट समझ में आ रहा होगा बेटा, अब एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो भी समझ आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर? in 3D series only copper shows positive SRP। तो अब आप समझ गए होंगे बेटा कि इसकी सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी तभी ओवरऑल पॉजिटिव आया, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम रही होगी। बेटा क्लियर है ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट बेटा, और हमारे पास जो टाइटेनियम और वेनेडियम होते हैं, टाइटेनियम और वेनेडियम जो होते हैं वो इस सीरीज में प्रेजेंट नहीं है। 3D सीरीज के टाइटेनियम और वेनेडियम एलिमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव एसआरपी ही शो करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्या होते हैं बेटा? जो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। लाइक HCl हो गया, Cl अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो ये टाइटेनियम और वेनेडियम जो है इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ एक पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं।
पैसिव लेयर का फॉर्मेशन का मतलब ये होता है बेटा कि इनकी फर्स्ट लेयर रिएक्ट कर जाएगी, फर्दर अब ये मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं पैसिव लेयर। सेम ऐसा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम है वो भी पैसिव लेयर का फॉर्मेशन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये हम वहां डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम एक पॉइंट लिख रहे हैं दैट ऑल्दो टाइटेनियम and vanadium shows negative SRP but with non-oxidizing acids like HCl, they forms पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप क्या देख पा रहे हो बेटा, गोल्ड और सिल्वर तो है, तो ये भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स थी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थी, तो हम इनके लिए भी लिख सकते हैं कि ये भी क्या शो करते हैं बेटा, पॉजिटिव एसआरपी शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें, मतलब हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं, लाइक निकल हो गया, जैसे कि हम वापस इस सीरीज पे आ जाते हैं, हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जिंक हो गया बेटा, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, इनकी नेगेटिव एसआरपी एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा है, ये लिस्ट में ऊपर हैं। ऐसा क्यों कि इनके नेगेटिव एसआरपी इतनी ज्यादा है, क्योंकि बेटा मैग्नीज जो होता है इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका नेगेटिव एसआरपी जिंक से भी ज्यादा होता है, होना जिंक का चाहिए था। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स बेटा आपको अगर आप पढ़ने को मिलते हैं तो आप इन तीनों को रिलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज नंबर 1 सब्लिमेशन एनर्जी, नंबर 2 दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, नंबर 3 दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, इनके बारे में हमें और क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, दैट अगर हम कंपेयर करें तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी की भी ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी है कि कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम कैसे देखते थे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एसआरपी। जितना ज्यादा उसका पॉजिटिव एसआरपी होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना ज्यादा उसका हमारे पास पॉजिटिव एसआरपी होगा, क्लियर, जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वहीं पे अगर हमें कंपेयर करना है रिड्यूसिंग पावर हमें कंपेयर करना हो, या हमें किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी कंपेयर करनी हो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हमें कंपेयर करना हो, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एसआरपी। तो कौन कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कि दूसरों को तो रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें उतनी ज्यादा नेगेटिव एसआरपी चाहिए। और नेगेटिव एसआरपी कितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होगी, जितनी कम सब्लिमेशन एनर्जी, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि एक वही एनर्जी जो रिलीज हो रही है, तभी हमारा एसआरपी ओवरऑल नेगेटिव आएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये वो चीजें हैं बेटा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर? तो अब आपको इस पॉइंट पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बच्चे का नाम मुझे याद नहीं, उसने बोला था मैम ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो अब आ जाओ बेटा इस फ्लो चार्ट पे जो दे रखा है। क्लियर? तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा था, क्लियर, अगर दे रखा है बेटा M2 प्लस से M, M2 प्लस से M का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है।
क्योंकि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और वहां पर जो ई नॉट का वैल्यू दिया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और कहीं पर अगर 0 से प्लस में जा रहा है तो मतलब आपको एसओपी दे रखा है। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी थी -1 वैल्यूज याद नहीं करनी है, यहां से क्वेश्चन भी नहीं आता, ये जस्ट फॉर नॉलेज था, ये समझने के लिए था। ये जो डाउट्स आपको आ रहे थे कि यार ये 3 टर्म कैसे रिलेटेड है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। तो अब ये 3 फैक्टर भी हमने डिस्कस कर लिए जहां से हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक हमारा है दैट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। तो हम डी ब्लॉक के कंपाउंड्स को भी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कौन से डी ब्लॉक कंपाउंड्स हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डी एंड एफ ब्लॉक के कंपाउंड पढ़ेंगे, अभी एसिडिक नेचर बाकी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इन कंपाउंड्स को कंपेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से है बेटा, डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं, कंपाउंड्स ऑफ दैट इज मैग्नीज एंड क्रोमियम। हमें इनके 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं, जिसमें मैग्नीज के लिए हम पढ़ेंगे कंपाउंड यहां पर दैट इज KMnO4, और क्रोमियम के लिए हम जो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं दैट इज K2Cr2O7। क्लियर। तो 1 बाय 1 हम एक एक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे सिल्वर की, कॉपर की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड्स यही हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंपाउंड हमारे पास क्या है, उसका नाम है दैट इज K2Cr2O7। क्या नाम है इस कंपाउंड का, आपने जरूर इस कंपाउंड का नाम सुना होगा, इसे हम बोलते हैं दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। इसका नाम आपने कहा सुना होगा, आप रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ चुके हो। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। वहां तक भी पहुंचेंगे, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपाउंड के प्रिपरेशन की। हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, देन हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, और फिर मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगी। सेम एज इट इज फॉर K2Cr2O7, सेम एज इट इज फॉर KMnO4। इसको अब आप ऑर्गेनिक भी पढ़ चुके हो तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, इट इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब जब आपको किसी भी एल्डिहाइड को सीधे एसिड में कन्वर्ट करना हो, आप इसको एसिडिक मीडियम में यूज करोगे, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड। ये रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन, इसको बोलते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसकी प्रिपरेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड से ही डिस्कस करते हैं इसे। यस बेटा, ये कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट है हमें डिस्कस करने हैं, दैट K2Cr2O7, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। और इसकी पहली प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट प्रिपरेशन मैम क्या प्रिपरेशन से क्वेश्चन आता है बेटा, आ सकता है, फ्रॉम क्रोमाइट ओर हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखेंगे बेटा रिएक्शन को, नहीं यार अंडरलाइन ही कर देते हैं। यस बेटा, क्रोमाइट और किसे कहते हैं, मेटलर्जी चैप्टर अभी हमारा बाकी है। क्रोमाइट हम बोलते हैं बेटा
CrO4 -2 FeCr2O4 को बोलते हैं। बेटा क्रोमाइट और की हम रिएक्शन कराते हैं एक फ्यूजन मिक्सचर के साथ Na2CO3 + O2 के साथ, वहां से हमें क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। क्रोमेट हम बोलते हैं CrO4 -2। उस क्रोमेट की फर्दर हम रिएक्शन जब कराते हैं KCl के साथ, तब हमारे पास फॉर्मेशन होता है K2Cr2O7 का। और जब लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं तो इस K2Cr2O7 को टाइट्रेशन के लिए यूज होता है। आपने रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इट इज यूज्ड एज, किसकी तरह हम इसे यूज करते हैं? टाइट्रेशन में हम इसे यूज करते हैं। तो वहां इसे हम क्यों यूज करते हैं? Na2Cr2O7 को यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि Na2Cr2O7 जो होता है वो नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है। दैट मीन्स वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल्स का, तो ओवरऑल वेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं आ पाती हैं। दैट्स व्हाई दैट K2Cr2O7 इज यूज्ड, Na2Cr2O7 हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। इसे हम बनाते हैं बेटा क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट और हम बोलते हैं दैट इज FeCrO4। देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा। सबसे पहले हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा? सबसे पहले हम क्रोमाइट ओर लेते हैं। क्रोमाइट ओर हम बोलते हैं दैट इज FeCr2O4। तो इसे आयरन क्रोमाइट भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमाइट ओर। क्लियर? समथिंग इज मिसिंग, आई थिंक इधर मैंने FeCr2O4। तो क्रोमाइट ओर से इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फ्यूजन मिक्सचर ऑफ Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ O2 कराते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाता है? फ्यूजन मिक्सचर कहलाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन होती है। यहां से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? यहां से फॉर्मेशन होता है Na2CrO4 का। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। क्लियर? येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है एंड ये क्रोमेट होता है। क्रोमेट का मतलब क्या है? CrO4 -2 चार्ज इसमें प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? दैट इज क्रोमाइट ओर FeCr2O4। यहां से साथ में क्या रिलीज होता है बेटा? यहां से साथ में इसके रिलीज होता है दैट Fe2O3 इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट एंड CO2 गैस दैट इज वोलेटाइल वेपराइज हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे पास क्रोमेट आया है, इस क्रोमेट की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएं, यानी कि इसमें थोड़ा सा एसिड हम मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट में हम बेस मिलाएंगे तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट। बेटा क्रोमेट खुद भी एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि क्रोमेट में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन फिर भी ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइक्रोमेट होता है। तो यहां से बेटा जब इसकी फर्दर रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं? जब इसकी फर्दर रिएक्शन हम करा देते हैं एसिड के साथ, लाइक H2SO4, तो यहां से क्या होता है? एसिडिक मीडियम में ये फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर Na2CrO4 था, हमें K2 फॉर्म करना है, लेकिन पहले यहां से क्या बनेगा? दैट Na2CR2O7.XH2। क्लियर? बट हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं K2Cr2O7 के बारे में। मैम यहीं तक रिएक्शन को रोककर हम इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने अभी आपको रीजन बताया कि कंपाउंड पहले तो यही बनता है, लेकिन इसको अभी हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? K2Cr2O7 के अंदर। क्यों बेटा? क्योंकि K2Cr2O7 की एप्लीकेशन ज्यादा है, उसको टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया बेटा? डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे पास कौन से कलर का होता है बेटा? ये हमारे पास ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर। अब ये जो हमारे पास डाइक्रोमेट बना है, ये सोडियम डाइक्रोमेट है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब इस सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन Na2Cr2O7 की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बेटा? KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। इसको हम यहाँ पर हीट करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाता है बेटा
K2Cr2O7 प्लस NaCl। रिएक्शन चाहो तो बैलेंस कर लेना बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इसे फॉर्म क्यों कर रहे हैं, हम वहां तक रिएक्शन को क्यों नहीं रोक रहे। रिएक्शन में पहले तो फॉर्मेशन इसी का होता है, सोडियम डाइक्रोमेट का। तो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास पहले क्रोमेट सॉल्यूशन बना था, हमारे पास पहले क्रोमेट सॉल्यूशन बना था। क्रोमेट सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं CrO4-2। ये कौन से कलर का था बेटा, ये येलो कलर का सॉल्यूशन हमारे पास बना था। जब इसकी रिएक्शन हमने कराई एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो डाइक्रोमेट होता है क्या कहते हैं, Cr2O7-2 एंड दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर। कौन से कलर का होता है बेटा, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी रिएक्शन फर्दर आप बेसिक मीडियम में करा दोगे तो ये फिर से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। तो हम लिख देते हैं, हमने इसके बारे में अगर पढ़ा है तो दैट यस बेटा K2Cr2O7 क्या हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, दैट K2Cr2O7 जिसका अभी हमने फॉर्मेशन किया है is used in titration, is used in titration instead of Na2Cr2O7 because ये जो हमारे पास, because Na2Cr2O7 is हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। कैसा होता है बेटा नेचर में, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। जो क्या करेगा बेटा, दैट इज एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर ड्यू टू विच correct estimation cannot be done, जिसकी वजह से करेक्ट एस्टिमेशन नहीं हो सकता। इसीलिए इन प्लेस ऑफ, कितना ऊपर नीचे हो गया ये, कोई बात नहीं चलता है, समझ में आना चाहिए। K2Cr2O7 is used as a strong oxidizing agent इन टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशन में परफॉर्म किया जाता है, Na2Cr2O7 को नहीं किया जाता बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो हमने इस K2Cr2O7 के बारे में बात की बेटा, अब हम बात कर लेते थोड़ी बहुत इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैसी होती है बेटा इसकी स्ट्रक्चर, हम बात करते हैं क्रोमेट की भी, दैट इज CrO4-2। साथ में हम बात करते हैं डाइक्रोमेट की भी, दैट इज Cr2O7-2। बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज होता है क्रोमेट पे, ये जो -2 चार्ज होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्रोमियम पे प्रेजेंट सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे बेटा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, दैट इज Cr डबल बॉन्ड O। जितना यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दैट इज सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मल चार्ज के बाद कंक्लूड कर दिया था। अगर आपको कभी ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर बनानी हो तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बोलने के बाद भी मैं खुद गलत ड्रॉ कर रही हूँ, उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी सब डबल बॉन्डेड है। अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो तो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से बेटा दैट इज डाइक्रोमेट की क्या स्ट्रक्चर होती है, दो सेंट्रल एटम है भाई, क्रोमियम क्रोमियम, एक ऑक्सीजन इस तरीके से प्रेजेंट होता है।
दो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी सब बची हुई ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये होता है Cr2O7 -2। अब इस स्ट्रक्चर में ये जो सारी क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ है, क्या ये इक्वल होंगी? तो बेटा एक बार ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है कि ओजोन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो दोनों बॉन्ड्स की बराबर होती हैं, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब जब सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल हो उस केस में हमेशा बॉन्ड लेंथ सारी बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड कोई फिक्स थोड़ी है कि इसी ऑक्सीजन के साथ होगा, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है। मैम मतलब बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जहां पर मैं क्रोमियम का इस तरीके से आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दूं, तो इसकी मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दी इस तरीके से। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये तीनों वाली जो हमारे पास क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं, सेंट्रल वालों को छोड़ दो, ब्रिज ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी ये तीनों और ये तीनों की बॉन्ड लेंथ जो होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? अगर इस डाइक्रोमेट के बारे में हम लिखना चाहें, दैट इज क्रोमेट के बारे में, CrO4 -2 के बारे में, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? दैट ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। कैसी होती है बेटा? सारी क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। क्लियर? और अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स, तो पहली बात मैम पता कैसे चला कि यहाँ टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होगा? क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, ये जो क्रोमियम है ये 4 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, और अगर इसका शेप टेट्राहेड्रल है तो इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ही होगा। अब बॉन्ड एंगल टोटल कितने होंगे उसके लिए मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -2। यहाँ पर n क्या होता था? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। अगर आपको याद हो तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा? सराउंडिंग एटम कितने हैं? सराउंडिंग एटम 4 हैं, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 4 -2 कितना आ गया? नीचे आ गया 2 2 4, तो टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने आ गए? 6। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल भी कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। और क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं? हम यहां से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये सारी एप्लीकेशन किसकी है? केमिकल बॉन्डिंग, ये सब कुछ हमने वहां सीखा था। तो बॉन्ड एंगल का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। कितने बॉन्ड्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 6, सराउंडिंग एटम्स है 4, कितना आ गया? 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया यहाँ से 1.5। क्लियर? तो हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि किस किस की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो इन Cr2O7 -2 6 chromium oxygen bond length are equal। 6 chromium oxygen bond length are equal। ये बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। क्या होती है बेटा? बराबर होती है। ये जो 3 साइड वाली, ये 3 साइड वाली, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स यहाँ पे कितने होते हैं बेटा? दैट इज 13। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। तो क्रोमेट विच इज ऑफ येलो कलर, डाइक्रोमेट विच इज ऑफ ऑरेंज कलर, कलर भी याद रखना।
इनको हम यूज करते हैं। और ये जो क्रोमेट है और ये जो डाइक्रोमेट है, बोथ आर यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? बट फिर भी मेनली किसे यूज किया जाता है? डाइक्रोमेट का। अब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इनकी बात कर लेते हैं। दैट क्या क्या है हमारे पास? दैट इज क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो दैट K2Cr2O7 and K2CrO4 both are used as oxidizing agent. Both are used as oxidizing agent because chromium is present in its highest oxidation state. In its highest oxidation state, that is +6. क्लियर? बट मेनली फिर भी किसको यूज किया जाता है बेटा? इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 reduces to, खुद कैसे reduce हो जाता है बेटा? reduces to chromium +3। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है और ये रिड्यूस हो जाता है +3 में। तो अगर एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr +3 में कन्वर्ट हो रहा है +6 से, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? एन फैक्टर कैसे निकालते थे? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है तो टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जा रहा है, तो यहां पर कितना चेंज आया? कितने का चेंज है बेटा? 3 का। लेकिन देखना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्रोमियम कितने हैं, तो ओवरऑल एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो इसका एन फैक्टर आ गया 6। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एन फैक्टर में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ बेटा। कितने से कितने में आया ये तो देखना आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता हो तो बेटा लेक्चर फॉलो कर लेना। कितने से कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आए तो फिर उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। हाँ जी, डिफरेंस 3 का था। फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे वो एटम कितने थे, क्या देखना है? बस लेफ्ट हैंड साइड पे वो एटम कितने थे। राइट हैंड साइड पे कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेफ्ट हैंड साइड पे वो एटम कितना था। तो बेटा एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का फिक्स होता है कितना? दैट इज 6। और अगर हमने बोला दैट K2Cr2O7 इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बहुतों का ऑक्सीडेशन भी करता होगा। बिल्कुल ऑक्सीडेशन करता है, और ये ऑक्सीडेशन करके कैसे कैसे क्या बना देता है? अगर हम बात करें तो दैट K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस। ये किसको कैसे कैसे ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा? अगर हमारे पास Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसे हम स्टैनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैनस। ये उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? Sn+4, दैट इज स्टैनिक, यानी कि SnCl2 स्टैनस क्लोराइड, SnCl4 स्टैनस क्लोराइड, दैट इज स्टैनिक क्लोराइड। अगर हमारे पास प्रेजेंट है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये उसे कन्वर्ट कर देता है Fe+3 में। आयरन जब +2 में होता है तो इसे कहते हैं फेरस, और आयरन जब +3 में होता है तो इसे हम कहते हैं दैट इज फेरिक। नेक्स्ट बेटा, अगर हमारे पास कभी भी नाइट्राइट है NO2-, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट, तो ये उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? दैट इज NO3-, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है। और कैसे कैसे कन्वर्ट कर देता है बेटा? अगर हमारे पास प्रेजेंट है SO3-2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसे हम बोलते हैं सल्फाइट, तो इसे कन्वर्ट कर देता है SO4-2 में,
जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। अगर हमारे पास प्रेजेंट है C2O4-2, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सलेट, तो ये कन्वर्ट कर देता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारे पास है दैट इज सल्फाइड, तो इसे ये कन्वर्ट कर देगा सल्फर में। क्लियर? तो ये क्या करता है, इस तरीके से इन इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन कर देता है। क्लियर? अब ये इस तरह से अगर ऑक्सीडेशन करता है तो यहां से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जितने से जितने का चेंज, तो इनका भी एन फैक्टर आ जाएगा हमेशा के लिए। तो एन फैक्टर बेटा, अगर कोई +2 से +4 में जा रहा है तो उसका एन फैक्टर कितना, 2। अगर कोई +2 से +3 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 1 का। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन भी कितने हैं, 1 है। नाइट्राइट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x -4 बराबर -1। तो कितना आ गया बेटा, -4 बराबर -1, उधर गया तो +3। तो +3 से नाइट्राइट से नाइट्रेट कितने में जा रहा है, +5 में जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे एक नाइट्रोजन है। यहाँ पर सल्फाइट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फेट में +6 है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। यहाँ पर ऑक्सलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। +3 से +4 में गया, एक का डिफरेंस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, 2। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। नेक्स्ट, सल्फाइड में -2 से 0, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो ये एन फैक्टर में एक छोटा सा रिवीजन भी करा दिया, ताकि अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, आ जाएगा याद, क्योंकि वो आपने रेडॉक्स टाइट्रेशन में पढ़ा है। तो बेटा, ये जो K2Cr2O7 है, ये किस किस का ऑक्सीडेशन कर सकता है, ध्यान रखना, सल्फेट फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो तो कभी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ऐसे ऐसे फॉर्म में हमें एलिमेंट मिलेंगे, इनका ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन कर सकता है। बस ध्यान क्या रखना कि K2Cr2O7 में खुद ये एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 6 होता है, क्योंकि ये +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। क्लियर? और आपने रेडॉक्स टाइट्रेशन में एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, क्या बेटा, रिकॉल करा देते हैं। दैट इज application of redox titration, application of redox titration। क्या एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यहाँ पे हमारा कौन है, K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम इक्वल करके कंक्लूड करके फॉर्मूले ला सकते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले क्या हुआ करते थे बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, फॉर्मूला कहां से आया था बेटा, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका पहला फॉर्मूला दैट इज नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर एज इट इज इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट, मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, और क्या क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स के और कौन से फॉर्मूले बेटा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एसटीपी भी यूज कर सकते हो। क्लियर? ये फॉर्मूले एक बार जल्दी से देख लो बेटा, क्योंकि अब हम एक दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस पे। जल्दी से देख लो, रिवाइज कर लो, याद कर लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
यस बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर वीडियो पॉज करके अच्छे से याद कर लेना, और अब जो मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ वीडियो पॉज करना, फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद हम एक टेस्ट और डिस्कस करेंगे इसी K2Cr2O7 का एप्लीकेशन, क्योंकि ये टेस्ट देता है। अभी बाकी है रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, ये हो चुका है। अरे यार क्वेश्चंस कहाँ हैं, अरे K2Cr2O7 के क्वेश्चंस कहाँ हैं, ओहो, चलो हम बना देते हैं, आई थिंक क्वेश्चंस आर मिसिंग, कोई बात नहीं, चलो। यस बेटा, क्वेश्चन मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, ट्राई करना, सॉल्व करना, क्वेश्चन बाय मिस्टेक रह गए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 in acidic medium oxidizes 0.1 mole of ferrous oxalate and 0.2 mole of सोडियम ऑक्सलेट। नाम लिखती हूँ ताकि फॉर्मूले भी बनाना सीखो आप, सोडियम ऑक्सलेट। चलो बेटा पहले सेकंड वाला कराती हूँ। अब बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने कहाँ किए हुए हैं बेटा, रिडॉक्स वाले चैप्टर में, मोल कंसेप्ट में भी सर ने आपको पढ़ाया होगा। बेटा पहली बात, सोडियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछे हैं, K2Cr2O7 के एसिडिक मीडियम में मोल पूछे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको, सोडियम ऑक्सलेट को, और वो खुद कितना है, 0.1 मोल। तो K2Cr2O7 क्या हुआ बेटा अपना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो है सोडियम ऑक्सलेट, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला, सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ऑक्सलेट किसे बोलते हैं, C2, किसे बोलते हैं बेटा, C2O4 -2, इस पे -2 चार्ज होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2C2 ये हो गया आपका सोडियम ऑक्सलेट। क्लियर। अब बेटा अब ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अगर आपको इसके मोल पूछे हैं। K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम में खुद का एन फैक्टर क्या होता है, 6, आपको एन फैक्टर पता है, आपको मोल पूछे हैं, तो ऑब्वियसली ग्राम इक्विवेलेंट का मुझे तो एक ही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इनटू एन फैक्टर, इसका 6 हो गया, बराबर इसके मोल्स हमें दे रखे हैं 0.2, इसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर रिडक्शन हो रहा है टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम +1 ऑक्सीडेशन में है, था और रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कंबाइंड फॉर्म में +1 +2 होती है रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये तो +1 में है, +1 में था, +1 में रहेगा, तो इससे तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें क्या देखना है, ऑक्सलेट को ये K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑक्सलेट अभी हमने पढ़ा, ऑक्सलेट अगर होगा तो K2Cr2O7 उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में।
किसमें, CO2 में, और यहाँ से यहाँ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से ये चला गया +3 से किस में जाएगा बेटा, CO2 में, +4 में, +3 से +4 में गया, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि +3 से +4 एक का डिफरेंस, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको लिखे रहने देती हूँ, बाद में समझ ना आया तो बस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स K2Cr2O7 के कितने आ गए बेटा, 0.2 × 2/6, 2 3 6, आंसर आ गया 0.2/3। निकालते रहना बेटा आंसर। क्लियर एकदम, इधर आ जाते हैं। यहां पर हमें क्या बोला था बेटा, यहां पर हमें बोला था अगेन कि मोल्स बताओ K2Cr2O7 के जो कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं 0.1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। एक चीज तो क्लियर है, फेरस ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फेरस ऑक्सलेट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, बिल्कुल K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 which is our oxidizing agent is equals to gram equivalent of reducing agent, और reducing agent हो गया हमारा फेरस ऑक्सलेट। फेरस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये याद रखना पड़ेगा बेटा, इसलिए मैंने लिखवाया है पूरा। तो फेरस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सलेट C2O4 - 2 को कहते हैं। तो फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या हो गया, FeC2O4, क्योंकि ये भी +2 में ये -2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई 1:1 का रेशियो, FeC2O4 फॉर्मूला आ गया। अब आप ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, अगर आपको इसके मोल्स पूछे हैं तो आप अप्लाई करोगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका एसिडिक मीडियम में 6 होता है, और ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट इसका 6 मानकर चलना है। FeC2O4 इसके मोल्स कितने हैं बेटा, 0.1, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, FeC2O4 में क्या एन फैक्टर होगा बेटा, फेरस है तो फेरिक कर देगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई कैसे कैसे ऑक्सीडेशन कर देता है, तो अगर +2 में है कोई तो उसे +3 में कर देगा, और ऑक्सलेट में ये +3 से +4 में चला जाएगा। बट हम बात करते हैं टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe +2 से जाने वाला है +3 में, और कार्बन +3 से जाने वाला है +4 में, हो दोनों में ऑक्सीडेशन ही रहा है। और एन फैक्टर क्या होता है ऑक्सीडेशन का, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो +2 से +3 एक का लॉस, +3 से +4 एक का लॉस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ओवरऑल एन फैक्टर कितना आ गया, 3। क्लियर है बेटा, तो यहां से क्या आ गया, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, K2Cr2O7 के, दैट इज 0.3/6, यहां से क्या आ गया, दैट इज 0.1/2। क्लियर, तो अब आप आंसर निकाल लेना। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। ये भी एप्लीकेशन है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट का। क्लियर, इसी की तरह के और न्यूमेरिकल्स हम कैलकुलेट करेंगे KMnO4 में। रेस्ट अभी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटा, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्लियर, किसके बारे में, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे ध्यान से, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा बेटा। एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में रिएक्शन है, आपने पढ़ी होगी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। जब आप टोलीन से फॉर्मेशन करते हो बेंजल्डिहाइड का, तो वहां पे आप एज अ रिएजेंट यूज करते हो क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट होता है आयनिक क्लोराइड्स के लिए, क्योंकि सिर्फ आयनिक क्लोराइड्स इस टेस्ट को देते हैं। Hg हो गया, Pb हो गया, ये इस टेस्ट को नहीं देते क्योंकि उनके क्लोराइड्स कोवेलेंट होते हैं नेचर में। तो क्या होता है, जब इस क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम आयनिक क्लोराइड से कराते हैं लाइक NaCl के साथ, तो वहां से CrO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है। जब K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, आयनिक क्लोराइड्स की, तो दैट K2Cr2O7 इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर आयनिक क्लोराइड्स।
क्लियर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो यूज हो ही रहा है जो अभी हमने पढ़ा, साथ के साथ ये यूज होता है एज अ टेस्ट फॉर आयनिक क्लोराइड्स। क्लियर? तो वो टेस्ट हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब आयनिक क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रेड ब्राउन वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। वो रेड ब्राउन वेपर्स होते हैं CrO2Cl2 के, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयनिक क्लोराइड का। कोवेलेंट इस टेस्ट को नहीं देते। क्लियर? तो लिख लेते हैं दैट K2Cr2O7 is also used as a confirmatory reagent for ionic chlorides, for ionic chlorides। देखेंगे बेटा कैसे यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी आयनिक क्लोराइड है, क्लियर, कोई भी आयनिक क्लोराइड है, दैट इज अ टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, दैट इज टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। क्लियर? तो हमारे पास कोई भी आयनिक क्लोराइड है लाइक NaCl, क्लियर, इस NaCl की रिएक्शन, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें Cl माइनस एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हमने कराई K2Cr2O7 से, इसकी रिएक्शन हमने K2Cr2O7 के साथ कराई। तो यहां से अगर रेड ब्राउन वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या, रेड ब्राउन वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कंफर्म कर रहा है टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। तो ये CrO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये रेड ब्राउन वेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के परफॉर्म करने पर निकलते हैं, रेड ब्राउन गैस होती है। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से, दैट इज CrO2Cl2, also used as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। क्लियर? यस बेटा, तो यहाँ पर ये रेड ब्राउन वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं दैट इट कन्वर्ट्स टॉलीन इनटू बेंजल्डिहाइड। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ है ना, ये इसके बारे में बात हो रही है। इसकी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी इस तरीके से बेटा, टॉलीन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ बेटा, CrO2Cl2 के साथ। तो यहाँ से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन के लिए इसको यूज करता है। आई थिंक आपको रिकॉल हो गया होगा बेटा, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखवा दिया है ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता था, इस रिएक्शन को बोला जाता था इटार्ड रिएक्शन। क्लियर? तो ये हमारे पास CrO2Cl2 की जो फॉर्मेशन होता है, इसे हम क्या करते हैं, जब हम इसे पास करते हैं बेटा NaOH के साथ, तो एक येलो सॉल्यूशन देता है, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी करता है। क्लियर? तो मैं लिखवा देती हूँ दैट इज HgSnAgPb does not give this test, doesn't give this test। समझ में आ गया होगा बेटा this test, because their chlorides are बेटा आप अच्छे से लिख लेना, मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है, कोवेलेंट इन नेचर। इनके क्लोराइड्स नेचर में कैसे होते हैं बेटा, कोवेलेंट। तो ये इस टेस्ट को नहीं देते हैं, ये याद रखना, Pb Hg Ag ये इनसॉल्यूबल होते हैं, ये इस टेस्ट को नहीं देते हैं। क्लियर बेटा? तो और इसके कंफर्मेशन के लिए इसको फर्दर किससे पास किया जाता है, CrO2Cl2 को NaOH से पास किया जाता है। यहाँ से Na2CrO4 का फॉर्मेशन होता है किस तरीके से, दैट CrO2Cl2, ये वही रेड ब्राउन वेपर्स है,
इसे हम NaOH के साथ अगर पास आउट करें तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा Na2CrO4 का। ये हमारे पास क्या है बेटा, येलो कलर का सॉल्यूशन। किसका बेटा, दैट सॉल्यूशन इज ऑफ क्रोमेट। क्लियर बच्चों? तो ये था बेटा हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, दैट इज अ टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। क्लियर बेटा? और इसके रिएक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट K2Cr2O7 और कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी पोटेशियम K2Cr2O7 की रिएक्शन, क्लियर, जब इस K2Cr2O7 की रिएक्शन हम आइस कोल्ड H2SO4 के साथ कराते हैं, किसके साथ बेटा, आइस कोल्ड H2SO4 के साथ, तो यहां से CrO3 क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है विच इज ऑफ रेड कलर। कौन से कलर का होता है बेटा, दैट इज ऑफ रेड कलर। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं वार्म H2SO4 के साथ, वार्म H2SO4 के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन होता है क्रोमिक सल्फेट एंड दैट सॉल्यूशन इज ऑफ ग्रीन कलर। मैम ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा, इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है CrO5 का। ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा, रेडॉक्स चैप्टर में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, क्रोमिक पेरोक्साइड बटरफ्लाई टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। याद आ गया होगा बेटा, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है और यहाँ पर 2 पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये K2Cr2O7 H2SO4 के साथ अलग अलग फॉर्म में रिएक्ट करता है। नेक्स्ट बेटा, आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो K2Cr2O7 कैसे कन्वर्जन करता है बेटा, इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल, पढ़ा होगा बेटा बिल्कुल, 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर एसिडिक मीडियम में ले लोगे तो सीधा एसिड बना देगा। क्लियर? अगर माइल्ड की तरह यूज करोगे तो एसिड नहीं बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, कीटोन में। और अगर हमने इसे एसिडिक मीडियम में यूज कर लिया एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये मिक्सचर ऑफ एसिड्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट बेटा दैट K2Cr2O7, इसकी सारी ये एप्लीकेशंस है और ये इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज KMnO4। KMnO4 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। क्रोमेट CrO इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। यस बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट की, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं दैट इज KMnO4। क्या बोलते हैं बेटा, KMnO4। इसकी भी हम सबसे पहले बेटा प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन इनकी बहुत होती है बेटा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हम ऑलरेडी बहुत प्रिपरेशंस पढ़ते हैं, लेकिन हम इनकी डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पर जो इनकी मेजर प्रिपरेशंस हैं। क्लियर? तो हम इसको बनाते हैं बेटा पायरोलुसाइट से। आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा MnO2 के बारे में, उसे क्या बोलते हैं बेटा, पायरोलुसाइट बोलते हैं। तो पायरोलुसाइट से भी हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। जिस तरीके से हमने K2Cr2O7 के बारे में पढ़ा, बिल्कुल इसकी सबसे पहले हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका इक्विलिब्रियम, जैसा कि क्रोमेट डाइक्रोमेट में था, सेम उसी तरीके से परमैग्नेट और मैग्नेट में होता है। मैग्नेट हम बोलते हैं MnO4-2 को, परमैग्नेट हम बोलते हैं KMnO4 को। ग्रीन पर्पल कलर रिस्पेक्टिवली। सेम तरीके से बॉन्ड एंगल निकालेंगे, सेम तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेम तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे कि इसने ऑक्सीडाइज किया था स्टैनस को स्टैनिक में, फेरस को फेरिक में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में। बिल्कुल ये भी उसी तरीके से ऑक्सीडेशन करता है और इसके भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे हम सॉल्व। लेकिन KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 से भी ज्यादा, क्योंकि ये तीनों मीडियम में ऑक्सीडेशन करता है, एसिडिक, बेसिक एंड अल्कलाइन।
तीनों मीडियम में इसका क्या आयन फैक्टर होता है वो डिस्कस करते हुए हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, एसिडिक बेसिक वाला नेचर बाकी है, उसको वर्बली थोड़ा बता देती हूँ फिर मैं लिखवाऊंगी, तो रेस्ट आप लोग रिकॉल करा ही दोगे। मैम ये छूट गया है तो मैं लिखवाऊंगी उससे। जो जितनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो उतना अच्छा बेस होता है, जो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो उतना अच्छा एसिड होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यानी कि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं मतलब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि उतना अच्छा एसिड है। क्लियर? बात करते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन के बारे में। क्लियर? देखेंगे बेटा। यस बेटा, वैसे तो इसकी बहुत प्रिपरेशन है। फर्स्ट प्रिपरेशन जो हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, फर्स्ट प्रिपरेशन कैसे है, दैट MnO4 माइनस, बेटा MnO4 माइनस बोलो या KMnO4 बोलो, एक K प्लस जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, दैट KMnO4 माइनस जिसे हम कहते हैं पर मैग्नेट कैन बी prepared from मैग्नेट जिसे हम बोलते हैं MnO4 माइनस 2, और MnO4 माइनस 2 हम किसे बोलते हैं बेटा, मैग्नेट आयन को, which is prepared from पायरोलुसाइट किसे बोलते हैं बेटा, आपने ये मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पायरोलुसाइट नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है, दैट इज MnO2 on reaction with KOH, that is potassium hydroxide, in the presence of strong oxidizing agent, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं लाइक KClO3। ठीक है, फिर फर्दर क्या कराते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहां से फॉर्मेशन हो जाता है KMnO4 का। तो क्या होता है बेटा, ये जो MnO2 है जिसे हम पायरोलुसाइट बोलते हैं, ये जो MnO2 है जिसे हम पायरोलुसाइट बोलते हैं, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर हम KNO3 भी ले सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और KClO3 भी ले सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेशन होता है बेटा मैग्नेट आयन का, दैट इज MnO4 माइनस 2, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैग्नेट आयन, इसे आप K2MnO4 भी लिख सकते हैं। फिर जब हम यहाँ पर क्या कराते हैं बेटा, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराते थे बेटा, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होता है MnO4 माइनस का, जिसे हम बोलते हैं परमैंगनेट। क्या बोलते हैं बेटा, परमैंगनेट। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं बेटा, मेजर, दैट मैग्नेट आयन इज ऑफ ग्रीन कलर एंड दैट इज ऑफ पर्पल कलर। कैसे कलर का होता है बेटा, पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट बेटा, इनकी स्ट्रक्चर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं MnO4 माइनस 2 की, क्लियर, जिसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नेट, जहां पर ये ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा दैट इज MnO4 माइनस जिसे हम बोलते हैं परमैंगनेट, जो कि कौन से कलर का होता है, दैट इज पर्पल। क्या स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक बताया बेटा, सेंट्रल एटम बना दिया, उसके बाद जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी सब डबल बॉन्डेड। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर बेटा, ये हो गया हमारे पास मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर। वहीं पे बेटा पर मैग्नेट का क्या हो जाएगा, दैट इज MnO माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दोनों में ही सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर जितने भी चारों मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, तो ऑल मैग्नीज
ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर भी सेम पॉइंट है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं बेटा। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, रेजोनेंस में, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। कितने बॉन्ड्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। कितना आ जाएगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1.7। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6, सराउंडिंग एटम 4, 3/2 कितना आ गया बेटा? दैट इज 1.1। क्लियर? तो यहाँ पर हमने दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, दोनों के कलर के बारे में बात किया। तो ये जब ये कौन से कलर का होता है बेटा? दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है MnO4-, दैट इज ऑफ पर्पल कलर। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और भी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। K2Cr2 7 में जो हमने ग्राम इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा उसको रिवाइज करके आना। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करते हुए हम स्टार्ट कर देंगे बेटा कल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर, और बहुत ही छोटा सा है एफ ब्लॉक, क्योंकि वहां पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का तरीका बताऊंगी, और कल की क्लास में बेटा एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की वो पीपीटी में शायद टाइप्ड होंगी। तो बेटा इसमें कोई बिग डील नहीं है, जो फैक्ट बेस्ड बात है वो फैक्ट बेस्ड रहेंगी। जहां रिक्वायर्ड लिख के समझाना वहां मैं लिख के समझाऊंगी, लेकिन जहां हम टाइम बचा सकते हैं वहां हम टाइम को बचाएंगे। ठीक है बेटा? तो इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करके आना। आज हमने बहुत कम पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज मैं आपके डाउट्स लेने लग गई थी। तो बेटा कुछ और भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के छोटे मोटे कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा दूंगी, लाइक सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को खत्म करते हुए फिर हमें एक पीवाईक्यू सेशन लेना है। मोस्ट प्रोबेबली वो सेशन हमारा लाइव होगा, लेकिन उसका टाइम थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि मेरी क्लास होती है बेटा इवनिंग में, तो उस टाइम पे हमारी क्लास पॉसिबल नहीं हो पाती है लाइव, तो मॉर्निंग में रखेंगे। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा एंड स्टे मोटिवेटेड। क्लियर? तो अभी आपको अच्छे से बेटा सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कल के सेशन में कोशिश करेंगे हम लोग केवीडी भी खेलें, मतलब कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।